आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और आज आपके साथ है आपकी दोस्त दीप्ति। और आज बात होगी आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ना कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं, जिनका अलग अलग काम है, इनका अलग अलग महत्व है और जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पर होता क्या है कि समय के साथ जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और इस रोग को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इस पर बहुत सारी बातों की जानकारियां देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र मोहन जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। धन्यवाद दीप्ति जी। और मैं आकाशवाणी का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस मौके पर मुझे बुलाया है और मुझसे जितना हो सकेगा ये कम समय में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने श्रोताओं को हम देना चाहेंगे। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर है क्या और ये बीमारी किस तरह से हड्डियों को प्रभावित कर रही है दिन पर दिन? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस है हड्डियों की कमज़ोरी या कह लीजिए छिद्रपूर्ण हड्डियाँ, जिनको हिंदी में कहा जाए। जी जी। कि हड्डियों में वैसे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग देखा जाए तो बहुत छोटे 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 छिद्र होते हैं, बट ऑस्टियोपोरोसिस में छेद बड़े हो जाते हैं और जो हड्डियों की घनत्व होता है, बेसिकली डेंसिटी जिसको कहते हैं, वो कम हो जाता है। बेसिकली हड्डियों का जो घनत्व है कम होने की स्थिति को ही हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये हड्डियों को एक इस दिशा में प्रभावित करता है कि वो हड्डियों को कमज़ोर करता है। हड्डियों की जो भार ढोने की क्षमता होती है, हड्डियों का जो मजबूती होती है, उसको कम करती है, जिससे कारण बहुत टूटने का सारे खतरा जो होता है वो बढ़ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल जी। टूटने का खतरा है। और बहुत सारी विकृतियां हैं जिसको अलग अलग तरीके से हम कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डियों में कुछ टेढ़ापन आना या फिर बहुत छोटी या बहुत कम मैग्नीट्यूड की चोट से हड्डी का टूट जाना, जिससे कि आप नॉर्मली एक आदमी जो उस चोट को सह लेगा ऑस्टियोपोरोसिस में, वही चोट आपकी हड्डी को फ्रैक्चर कर देगी। जी, तो ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे ये पहचाना जा सके कि जो समस्या है ऑस्टियोपोरोसिस की वो शुरू हो चुकी है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस किसी और बीमारी की तरह नहीं है, जैसे कि वायरल फीवर अभी आजकल बहुत चला हुआ है। हाँ, वायरल मौसम फीवर ही में ऐसा हमें है। फीवर होता है, या डेंगू मलेरिया में शरीर में टूटन, शरीर में दर्द, जोड़ों का दर्द, आँख के आसपास दर्द, ये सब होता है। बट ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिससे कि हम इसको एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट हम इसको पहचान सकें। तो कभी कभी इसको मूक बीमारी या कह लीजिए साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को, क्योंकि ये अपना काम धीरे धीरे करती है और एक समय आने पर अचानक से हड्डियों का टूटना या हड्डियों का टेढ़ापन होना, इस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। बट ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग अगर ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि हम अगर चीज़ों को समझें और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थोड़ा भी जागरूक हो जाएं, तो हम ये समझ सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होने वाले जो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। जैसे कमर में दर्द होना, थकान लगना और हड्डियों का टेढ़ापन होना। फ्रैक्चर हो ही जाएगा तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने का फ़ायदा क्या है? तो बिल्कुल तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को पहले थोड़ा सा पकड़ सकते हैं और उसके ठीक करने की दिशा में हम लोग अपना काम कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि इस टाइम की जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जीवन शैली है, खान पान है, ये सब बदल रहे हैं धीरे धीरे। जी बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाने में किस तरह के कारक जो हैं वो और हेल्प कर रहे हैं? देखिए मैम, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा है कि महिलाओं और जो है पुरुषों दोनों में ही होता है। बट चूंकि हमारी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर कह लीजिए या आनुवांशिक संरचना होती है या शारीरिक संरचना होती है महिलाओं की, वो पुरुषों से भिन्न होती है। महिलाओं की हड्डियां थोड़ा पतली और छोटी होती हैं, ठीक है, और पुरुषों की तुलना में। तो उन हड्डियों का जो एक क्षरण कह लीजिए या डिसोल्यूशन कह लीजिए, एक उम्र के बाद ये शुरुआत हो जाती है। तो अगर हड्डी पतली और छोटी है तो वो जल्दी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं में ये जल्दी शुरुआत होता है और पोस्ट मेनोपॉज या कह लीजिए रजोनिवृत्ति के बाद ये और तेज़ी से महिलाओं को अफेक्ट करता है। दूसरा, एज, उम्र की वजह से तो ऑस्टियोपोरोसिस होना ऑलमोस्ट तय ही होता है, लेकिन ये उम्र को हम जो प्रेजेंट करने का टाइम है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। ये हमें शुरुआत से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस को ये भी कहा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज ऑफ चाइल्डहुड हुज कॉन्सिक्वेंसेस अकर इन अ ओल्ड एज। मतलब बीमारी तो ये बचपने या एक जो टीन एज कह लीजिए उनकी है, लेकिन इसका जो इफेक्ट दिखता है, इसका जो असर दिखता है वो हमें बुढ़ापे में दिखता है। मतलब बुढ़ापा ऑस्टियोपोरोसिस के हिसाब से देखा जाए तो हम 50 साल से ऊपर मान सकते हैं। और लड़कियों को सर भारी सामान उठाने से पहले ही मना कर दिया जाता है कि उन्हें पता है कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ, तो उन्हें पहले से मना कर दिया जाता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड, तो ये होता क्या है कि हमारी जो शरीर हमारा इस तरह से बना हुआ है कि जो हमारे हड्डियों में जो अच्छी मात्रा में कैल्शियम और बाकी और मिनरल्स जो एक जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जिनसे हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, उसकी उम्र होती है 30 साल तक, 30 से 35 साल तक। 30 से 35 साल तक आपकी हड्डियाँ मजबूत बनती रहती हैं, उसमें मिनरल्स और डिपॉजिट होते रहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इनका एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, क्षरण कह लीजिए, ये शुरुआत होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपने शुरू से उसको जमा पूंजी नहीं करी है हड्डी की, जैसे आपने अगर शुरुआत में म्यूचुअल फंड में पैसे जमा किए, शुरू से जमा किए, लंबे समय तक जमा होते हैं, तो बाद में वो हमें अच्छा रिटर्न देते हैं। अगर शुरुआत में हड्डियों को आप मजबूत कर लीजिए 30 साल 35 साल तक, तो उनका क्षरण भी धीरे धीरे होगा, तो वो हड्डियाँ कमज़ोर लेट होंगी। बट अगर आपने शुरू में ही लाइफस्टाइल ऐसी रखी है या बचपने से ही ध्यान नहीं दिया गया है उनके न्यूट्रिशन में, उनके पालन पोषण में या उनके खान पान के तरीकों में, एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हर आदमी को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे, मतलब डिवाइडेड इन 6 डेज, आधे घंटे भी करते हैं तो हफ्ते के 3 घंटे हो जाते हैं। इस तरह से अगर हमने अपनी चीज़ों को सही नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, प्लस हम अपनी जो डाइट होती है, खान पान जो होता है, उसमें एक दूध या दूध से बनी चीज़ों का, ठीक है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, जो सनलाइट एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, उनको अगर हमने समावेश नहीं किया जीवन शैली में, तो ये फिर सब हमें नेगेटिव इफेक्ट देती हैं। उसके बाद जो है 30 साल 35 साल बाद हमारी हड्डियाँ फिर कमज़ोर होना धीरे धीरे शुरू होती हैं। अच्छा सर, जैसे कि हमने आपसे लक्षणों की बात कर ली कि क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से जीवन शैली बदलने पर जो कारक हैं ये इफेक्ट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, फिर ऐसे कौन से विशेष आहार हैं या फिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जो करनी चाहिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव कर सकती हैं? देखिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ या बाहरी खेल कूद बच्चों में खासकर, जिससे उनका एक तो मांसपेशियों में खिंचाव होगा, हड्डियों के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, हड्डियों के ऊपर वजन खेल कूद का अपने शरीर का भी पड़ेगा, और सनलाइट में खेलने की वजह से उनके जो विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, तो हड्डियाँ अपने आप मजबूत होंगी। लेकिन सनलाइट से तो सभी बचते हैं, कभी टैनिंग के डर से बचते हैं और पूरा कवर कर लेते हैं खुद को कि कहीं से भी एक सूरज की रोशनी ना पड़े, तो विटामिन डी की कमी से ही तो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उनके लिए हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। और हम कोशिश ये करें कि हम सुबह की धूप अपने जीवन शैली में लेके आएँ, कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम दोपहर में ही निकलें, हम सुबह के 2 घंटे 1 घंटे अगर हम लोग सुबह के टाइम पे जो सनलाइट होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, उसमें अगर अपने आप को एक्सपोज करें तो वो हेल्पफुल होती है। और अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि इस टाइम बहुत से नए आधुनिक उपचार किए जा रहे हैं रोग के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कैल्शियम, विटामिन डी और जो हमने आहार की बात की, उससे हट के हम लोग जो दवाइयाँ, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी को दवाइयों के रूप में भी दिया जाता है। तो मैं जब भी अपने मरीजों को दवाई लिखता हूँ तो वो पर्चे में गिन के बताते हैं कि सर ये इतनी 7 लाइनें लिखी हैं आपने, इसमें कौन सी दवाई है। तो मैं इनको यही बताता हूँ कि जो ये कैल्शियम और विटामिन डी है, ये समझ लीजिए आपके खाने की पूर्ति कर रहा है, तो ये आपका दवाई नहीं है, तो मरीज उसको दवाई की तरह नहीं लेता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हमें पता ही चल गया है कि अब ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है किसी को, तो उसके लिए फिर हमें कैल्शियम विटामिन डी के अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं आजकल चलन में हैं, जिन हार्मोनों की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उन्हीं हार्मोनों को हम दवाइयों के रूप में या इंजेक्शन के रूप में मरीज को देते हैं। उससे हड्डियां मजबूत भी होती हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह है, ऑपरेशन हुआ है, तो उससे हड्डी जुड़ने में भी सहायक होती है। और जिस तरह से हम अपना पूरा बॉडी चेकअप कराते हैं समय समय पर, उसी तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए नियमित जांच है, जिसको बोन डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, ये कितना कारगर है? देखिए, टेस्ट बिल्कुल कारगर है हमें ये पहचानने के लिए कि हमारी हड्डियों में कमजोरी जो है वो कितनी है। ऑस्टियोपोरोसिस तो एक लेवल के बाद पता चलती है, कहा जाता है। अच्छा। जो टेस्ट होता है उसमें एक लेवल के बाद ही ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, लेकिन उससे पहले का लेवल जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, ऑस्टियोपीनिया होता है, जो कि उसका पहला स्टेज है। नॉर्मल हड्डी है, फिर उसके बाद हल्की कमजोरी है, फिर एक इतनी कमजोरी है कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स और विकृतियाँ शरीर में होती हैं। तो हमें पहले ऑस्टियोपीनिया को भी पहचानना ज़रूरी है। उसमें भी हमें जो आपने डेंसिटी का टेस्ट बोला है, जिसको हम लोग डेक्सा स्कैन बोलते हैं, ठीक है, BMD डेक्सा स्कैन, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन बोलते हैं, उसमें हम ऑस्टियोपीनिया भी पकड़ सकते हैं। और अगर आपकी हड्डी नॉर्मल है तो वो भी आ जाएगा, और कमज़ोर है तो वो भी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल कारगर होता है। तो जो महिलाएं होती हैं जिनको 50 साल से ऊपर की हैं, या पोस्ट मेनोपॉजल जो पेशेंट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उसमें 50 साल के ऊपर हमें कभी कभी, या अगर पेशेंट उस तरह से कंप्लेंट कर रहा है कि नहीं हमें दिक्कत हो रही है, हमें दर्द हो रहा है शरीर में, हमें थकान रहती है, कमजोरी रहती है मांसपेशियों में, उतना तनाव जैसे नहीं रहा, उतनी मजबूती नहीं रही, तो हमें डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, सो दैट कि हम उसको पहले ही पहचान सकें कि ये पेशेंट ऑस्टियोपीनिया का है कि ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस का तो फिर हमें उसको तुरंत इलाज देना पड़ेगा, हड्डी मजबूत भी करनी है और उस हड्डी को टूटने से बचाना भी है। और ऑस्टियोपीनिया में अगर आपने पहचान लिया तो हमें उसको ऑस्टियोपीनिया से ऑस्टियोपोरोसिस तक जाने के लिए दवाइयाँ देनी है कि ऑस्टियोपोरोसिस में ना पहुँचे।
वहीं पुरुषों में ये थोड़ा लेट डेवलप होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप 60 कह लीजिए या 60 के बाद या 70 के बाद भी आप कह लीजिए कि उसमें हमें डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए। और पेशेंट को देखने से ही पता चल जाता है कि हमें इन पेशेंट में डेक्सा स्कैन की ज़रूरत है कि नहीं है। पहले हम लोग सबसे पहली जांच जो हम लोग ओपीडी में कराते हैं वो एक्सरे होता है। तो एक्सरे में भी काफ़ी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, तब हम सोचते हैं कि हाँ इसमें डेक्सा स्कैन कराना है या नहीं कराना है। और जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम है वो युवाओं के लिए है, तो युवा अभी हमें सुन रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि क्या ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है वो उन्हें भी हो सकती है कि जब वृद्धावस्था आती है तभी ये चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आज के जीवन शैली को देखते हुए, आज की जो लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑस्टियोपोरोसिस सामान्य तौर पर तो ओल्ड एज में ही होती है, जब तक कि उसको पहले से कोई बीमारी ना हो। अगर उनको पहले से कोई बीमारी है या और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि अगर कोई जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, कोई गठिया की समस्या है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या बचपने की आर्थराइटिस है जो कि खून वाली आर्थराइटिस हम लोग कभी कभी समझाते हैं मरीजों को, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है यंग एज में भी। युवाओं के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो प्रचलन है खासकर स्मोकिंग का और अल्कोहल कंजम्पशन का, शराब के सेवन का, खासकर बढ़ती हुई पार्टियों और बढ़ते हुए लाइफस्टाइल को देखते हुए हम वीकेंड पे पार्टीज़ करते हैं और उसमें शराब का सेवन और स्मोकिंग एक आजकल रेगुलर चलन में आ चुका है। तो उनसे बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है खासकर युवाओं को। जी, तो इसमें खान पान और एक्सरसाइज का कितना महत्व है? खान पान और एक्सरसाइज का तो इसको हमें बचाने में महत्व है। हम ऑस्टियोपोरोसिस तक ना पहुँचे उसके लिए हमें शुरुआत से तैयारी करनी है, बचपन से तैयारी करनी है। हमें खेल कूद पे ध्यान देना है, हमें अपना खान पान बिल्कुल बैलेंस्ड रखना है। कोई खास एक्सरसाइज जिनके बारे में आप बताना चाहें? वज़न उठाने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं वो तेज़ चलने की एक्सरसाइज है और दौड़ भाग, आउटडोर एक्टिविटीज़ बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, जैसे रनिंग है, स्किपिंग है और वेट ट्रेनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ थोड़ा चलना। अच्छा, तो ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ये आज बातचीत कर रहे थे क्योंकि आज ऑस्टियोपोरोसिस डे भी मनाया जाता है 20 अक्टूबर के दिन। तो आपकी ओर से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस 2024 के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का जो थीम है वो है से नो टू फ्रेजाइल बोन्स, मतलब कमज़ोर हड्डियों को ना कहें। तो हमें कमज़ोर हड्डी होने ही नहीं देना है, उसके दिशा में हमें काम करना है। उसके लिए सबसे पहला है हमें जागरूकता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, और उस दिशा में हमें कार्य करना चाहिए। अपनी जीवन शैली, खान पान, एक्सरसाइज और कुछ सप्लीमेंट्स, कभी कभी कुछ लोगों में खान पान में वो सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते हैं या कम पड़ जाते हैं, तो एक लिमिटेड, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी जो सबको मिलना चाहिए डेली, वो सबके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे हमको उससे बचने में मदद मिल सकती है। और जो हमारा जो थीम है उसमें हम लोग बिल्कुल कार्य कर सकते हैं। आज इस खास दिवस पर आप बहुत सारी जानकारियों से वाकिफ़ हुए और हम आशा करते हैं कि आप अपनी हड्डियों का ध्यान बिल्कुल देंगे। तो डॉक्टर रविंद्र मोहन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू आकाशवाणी।